नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भारत के भौतिक प्रदेश हम पढ़ रहे थे। भौतिक प्रदेशों में हमने हिमालय के कुछ हिस्से पढ़ना शुरू किया था। हिमालय को हमने 4 भागों में बांटा था: ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। सबसे पहले हमने पिछले लेक्चर में देखा ट्रांस हिमालय क्या होता है, उसके बारे में जो भी उसकी विशेषताएं थी, जानकारियां थी, उनको पढ़ा। उसके बाद हमने देखा महान हिमालय। महान हिमालय के बारे में अब आज हम इस लेक्चर में देखेंगे लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय क्या है, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इन पर चर्चा करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी के सेक्शन में हमने भारत के भौतिक प्रदेशों को पढ़ना शुरू किया। हमने पिछले लेक्चर में देखा कि भारत को हमने 4 हिस्सों में बांटा था: ऊपर हिमालय, फिर उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो पहला पार्ट हम कर रहे हैं हिमालय, और हिमालय का वर्गीकरण हमने इस तरह किया था। 2 हिस्सों को पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं। आज पढ़ेंगे लघु हिमालय के बारे में। ठीक है, तीसरा पार्ट जो है हिमालय का, उसे लघु हिमालय कहेंगे, जिसे अपन इस लेक्चर में पढ़ने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से लघु हिमालय की विशेषताएं हैं और एग्जाम में किस तरह से पूछा जाएगा। लघु हिमालय अवस्थिति कैसे होगी? महान हिमालय के दक्षिण में। तो पहली चीज आपको क्या याद करनी है? अवस्थिति मतलब कहां स्थित है? महान हिमालय के दक्षिण में। महान हिमालय के दक्षिण में से मान लो यहां महान हिमालय है, इस साइड में कौन होगा? यहां पर कौन है? लघु हिमालय, और ये ट्रांस हिमालय, और नीचे में कौन आएगा? शिवालिक। ऐसे ही होगा ना, ऊर्ध्वाधर है ये। तो लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में इसकी स्थिति है। ऊंचाई कितनी मानोगे? पहले ही बता चुका हूं, इनको आप हार्ड एंड फास्ट नहीं याद रखोगे ऊंचाइयों को। एक अमूमन सामान्य तौर पर अपने को मानना है। तो 3700 से लेकर के 4200 मीटर तक, 3700 से लेकर के 4200 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। चौड़ाई भी बताते हैं, कितनी है चौड़ाई? 80 से लेकर के 100 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई मानी गई है। तो ये कुल मिलाकर के अपने को छोटी सी जानकारी लघु हिमालय के रूप में मालूम पड़ी। ये वर्ष भर हिमाच्छादित नहीं रहता। हमने पहले क्या देखा था? ट्रांस हिमालय पूरे साल इस पर बर्फ गिरती है। महान हिमालय में कुछ ऐसा ही है, बर्फ बहुत ज्यादा गिरती है। इस वाले हिस्से में पूरे टाइम बर्फ नहीं गिरती, वर्ष के कुछ ही महीनों में बर्फ गिरती है। तो पूरे वर्ष बर्फबारी नहीं होती, पूरे वर्ष बर्फबारी नहीं होती, कुछ ही महीनों में होती, कुछ महीनों में ही बर्फबारी होती। ठीक है, इतनी सी बात आपको इसमें ये याद करनी पड़ी। अब देखो, जब पूरे वर्ष बर्फबारी नहीं होगी कि मतलब यहाँ पर वनस्पति उगेगी, यहाँ पर बढ़िया फूल उगेंगे, अच्छे पौधे उगेंगे, वनस्पति अच्छी खासी रहेगी। और जहां वनस्पति रहेगी वहां पर जनसंख्या का निवास अच्छा होगा, मौसम सुहावना होगा, और पशु पक्षियों इन सबके लिए एक तरह से ये वरदान की तरह होगा। तो ये कुल मिलाकर मानव जाति के लिए, पशुओं के लिए, जानवरों के लिए, सबके लिए अच्छा वाला पार्ट हिमालय का ये वाला पार्ट माना जाता है। तो यहाँ पर पूरे साल बर्फबारी नहीं होती, कुछ ही महीनों में बर्फबारी होती है। इसका मतलब यहाँ पर जनजीवन की बसावट ठीक होगी और जलवायु कैसी होगी? स्वास्थ्यवर्धक होगी। यहाँ की जलवायु स्वास्थ्यवर्धक मानी जाएगी। कहाँ की? लघु हिमालय की। जो पहले हमने 2 हिस्से देखे वो जनसंख्या के निवास के लिए इतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि वहां पर बर्फबारी ज्यादा होती थी। यहाँ पर बर्फबारी पूरे साल भर नहीं है, और तो वनस्पति उगेगी तो लोग रहेंगे, पशु पक्षी जानवर सभी के लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ की जलवायु स्वास्थ्यवर्धक। और विशेषता लिखा दो इसकी, पर्यटन के लिए प्रसिद्ध, पर्यटन के लिए प्रसिद्ध। हिमालय का ये जो हिस्सा है ये पर्यटन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जलवायु अच्छी है और वनस्पति और बाकी चीजों में ये ठीक है। ये हमने लघु हिमालय की जानकारी इसमें अब देखी। इसके बाद आगे देखिए, वही कल वाली बात वापस रिपीट होगी।
कौन सी? महान हिमालय से महान भ्रंश रेखा द्वारा अलग होता है। महान भ्रंश रेखा, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, महान हिमालय से महान भ्रंश रेखा द्वारा अलग होता है। साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए। और जिन लोगों को ये लग रहा है कि बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज को लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ, इतना टाइम खा रहा हूँ, तो उन लोगों से मेरा निवेदन है कि वो वीडियो को, अगर उनको अच्छी तरीके से चीजें याद है, हो सकता है कई चीजें आपको ऑलरेडी आ रखी हो, आपको बोर लगे कि यार ऐसे कैसे पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल एक एक चीज को लिखा रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा। तो आप ऐसा करें, वीडियो को फॉरवर्ड करते जाएं। 10-10 सेकंड का आपके पास ऑप्शन है फॉरवर्ड करने का, वैसा करके आगे बढ़े। मेरा तो प्रयास है कि बिल्कुल जिसने जीरो से शुरुआत की है, मैं उसके लिए भी पढ़ाऊं, उसके लिए भी बोलूं, उसके लिए भी नोट्स बनाने की तर्ज पर चीजों को लिखूं। तो मेरा प्रयास उस तरीके से है, इसमें दोनों को ही फायदा है। अगर आपको चीजें आ रही है तो फॉरवर्ड कर दीजिए वीडियो को, आगे बढ़ा, इसको 10-10 सेकंड का स्किप करके आगे चला लीजिए। और जिनको बिल्कुल जीरो है, पहली बार पढ़ रहे हैं, जिनको एक एक चीज लिखनी है, उनके लिए सबसे अच्छा है कि उनको उसको आगे नहीं बढ़ाना पड़ेगा। और जिनको अच्छी तरीके से चीजें आती है वो प्लीज आगे बढ़ा ले। ऐसा ना सोचे कि मैं बहुत ही धीरे पढ़ा रहा हूँ और आपका सिलेबस कैसे होगा, चीजें कैसे होगी, ज्यादा उनमें हेडेक ना ले। अगर आपको पता है चीजें तो आप स्किप करके मेरे शब्दों को काट दीजिए, आगे बढ़ जाइए, ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहता है। तो महान भ्रंश रेखा के द्वारा लघु हिमालय महान हिमालय से अलग होता है। ये जानकारियां इसकी हुई। अगली चीज यहां से देखिए, महान हिमालय और लिख लीजिए साथ साथ, जो बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं, महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच समतल घाटियां पाई जाती हैं। समतल घाटियां पाई जाती हैं। महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच समतल घाटियां पाई जाती है। उन घाटियों के नाम मैं लिखा रहा हूं आपको। कश्मीर घाटी, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, लाहौल स्पीति घाटी। लिख लीजिए, पूछ लेते हैं आपसे, निम्नलिखित में से किन हिमालय के किन हिस्सों के मध्य ये वाली घाटियां पाई जाती है, ऐसा करके सवाल बन सकता है, तो याद कर लेना। लाहौल स्पीति घाटी, ये घाटियां महान हिमालय, ये वाला महान हिमालय और ये वाला लघु हिमालय, इनके बीच में ये घाटियां पाई जाती है। कश्मीर घाटी कश्मीर के हिस्से में, कांगड़ा घाटी, कुल्लू घाटी, लाहौल स्पीति घाटी, ये जो चीजें हैं हिमाचल वाले हिस्से में। तो ये हमें यहाँ से मालूम पड़ा कि इन दोनों हिमालयों के भागों के बीच में समतल घाटियां पाई जाती हैं। इनको हमने लिखा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से अपने को हल्का हल्का याद रखना। इसके बाद में पर्वत श्रेणियां कौन सी पाई जाती है? ट्रांस हिमालय में हमने क्या देखा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, वो पर्वत श्रेणियां पाई जाती है। तो इसी तरह इस लघु हिमालय में कौन सी पर्वत श्रेणियां पाई जाती है, वो हम लिख लेते हैं। पर्वत श्रेणी, इस भाग की लघु हिमालय की जो मुख्य मुख्य पर्वत श्रेणियां हैं, मैं उनको लिखा रहा हूं। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल, दूसरी धौलाधर, मसूरी, नागटिबा, महाभारत, ये पर्वत श्रेणी है। पीर पंजाल श्रेणी आगे लगा लो चाहो तो, धौलाधर श्रेणी, मसूरी श्रेणी, नागटिबा श्रेणी, महाभारत श्रेणी, ये आपको हिमालय की श्रेणियां हैं। पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिबा, महाभारत, ये श्रेणियां हैं। तो ये कहां कहां पर है? ये जम्मू कश्मीर में है, ये हिमाचल के हिस्से में आएगी, इसे आप उत्तराखंड में रखिए, तीनों ही भारत की है। और ये नेपाल की, ये भी नेपाल, ये भी नेपाल। इस तरीके से आपको
लघु हिमालय की पर्वत श्रेणियों के बारे में जानकारी मिलती है। वीरपांजाल इसकी, धौलाधर, मसूरी, नागटिबा, महाभारत, ये पर्वत श्रेणियां लघु हिमालय की, और नागटिबा और महाभारत पर्वत श्रेणी आप याद रखेंगे नेपाल के हिस्से में अधिक पाई जाती है। ये चीजें अपन ने यहाँ पर देखी। इसके बाद अपने को अगली कौन सी जानकारी लेनी है, ये पर्यटन के लिए मुफीद है। लघु हिमालय का जो क्षेत्र है ना, ये पर्यटक स्थल है। यहां पर इस हिस्से में पर्यटक स्थल काफी पाए जाते हैं। तो सवाल आपसे यहीं से पूछा जाएगा। ये सवाल बहुत बार इन जनरल हमको लगता है कि किसी कंसेप्ट से नहीं है, पर अगर ध्यान दे तो हमें यहां से हम उसको निकाल करके अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं और आपको मिलान करने वाले सवालों के रूप में पूछा जा सकता है। मतलब लघु हिमालय में वर्ष भर बर्फबारी नहीं होती, वर्ष के कुछ महीनों में बर्फबारी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर है ना, आपने देखा कि शिमला में बर्फबारी होती है तो लोग घूमने जाते हैं, तो इसी लघु हिमालय के हिस्से में लोग घूमने जाएंगे क्योंकि यहाँ पर पर्यटक स्थल अच्छे हैं, मौसम यहाँ का काफी सुहावना रहता है। तो इस लघु हिमालय के पार्ट में जितने भी पर्यटक स्थल है उन पर्यटक स्थलों को अपन देखेंगे कि कौन कौन से हैं। सवाल कैसे पूछा जाएगा, उन पर्यटक स्थलों का उनके राज्यों से मिलान करना होता है, कौन से राज्य में कौन सा पर्यटक स्थल है। और एक आध अपने को याद होते हैं, एक दो अपने को नहीं याद होते हैं, कंफ्यूजन रहता है, तो वो कंफ्यूजन अपन दूर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ के पर्यटक स्थल कौन कौन से हुए, शिमला कहाँ मिलेगा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसके बाद मसूरी, मसूरी को याद रखना उत्तराखंड में। ठीक है, नैनीताल, ताल जहां जुड़ जाए वहां आप 90% उत्तराखंड लिख दीजिएगा, सही हो जाएगा। थोड़ा कश्मीर में भी आता है, पर ताल अगर किसी शब्द के आगे जुड़ा हुआ हो और उसको उसका स्टेट आपको पहचानना हो तो 90% मैं कहता हूँ अगर ऑप्शन खत्म हो जाए, है ना, आपके दिमाग में कोई दूसरा आंसर नहीं आ रहा हो तो उत्तराखंड पर चले जाइए, 90% आपके सही होने के चांसेस रहेंगे। कुछ ऐसे तुक्के होते हैं जीके के अंदर जो अपने को लगाने चाहिए। शिमला हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, मसूरी उत्तराखंड, नैनीताल उत्तराखंड, मंडी नाम सुना होगा आपने, ये हिमाचल प्रदेश, रानीखेत नाम सुना होगा आपने, ये पर्यटक स्थल है इस क्षेत्र के, ये उत्तराखंड का है रानीखेत। शिमला, मसूरी, रानीखेत, मंडी, ठीक है, ये फिर रानीखेत दिखाएंगे। दार्जिलिंग, यहां ध्यान रखना, ये गलती करवाएगा। दार्जिलिंग जो है वो वेस्ट बंगाल में है। कुछ लोग क्या सोचते हैं हिमालय केवल किधर है, ये बचपन से धारणा बन जाती है ना, हिमालय को केवल अपन क्या करते हैं, केवल और केवल हिमालय को जम्मू कश्मीर और हिमाचल वाले हिस्से तक ही रखते हैं, उसको इधर नहीं लाते। हिमालय का विस्तार बहुत ज्यादा है। हिमालय का विस्तार आपको मिलेगा इधर से किधर, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, तो बीच में यहाँ पर सिक्किम के पास में इधर जो है वेस्ट बंगाल भी आएगा। दार्जिलिंग जो शहर है, कुछ लोग इसको दार्जिलिंग टी, है ना, दार्जिलिंग वाली चाय जो होती है ना, उसको आसाम टी से कनेक्ट करके दार्जिलिंग वाले हिस्से को आसाम में मान लेते हैं, जबकि सबसे बड़ी गलती है। दार्जिलिंग वास्तविक रूप से किस राज्य का हिस्सा है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का हिस्सा है और पर्यटक स्थल है। इस प्रकार से देखिएगा, ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, यहाँ दार्जिलिंग मिलेगा आपको, और पश्चिम बंगाल सिक्किम के बिल्कुल पास पहुंचा हुआ है, अंतिम शिरा, यहाँ पर मिलेगा दार्जिलिंग। तो ये चीजें आप इनमें देख लेना। और ये कुल मिलाकर मैंने आपको कुछ पर्यटक स्थल लिखा है, रानीखेत हो गया, दार्जिलिंग हो गया, एक डलहौजी भी आता है। डलहौजी कहां पर है, ये भी हिमाचल प्रदेश में। शिमला, ठीक है, कुल्लू, कुल्लू ये भी कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। मनाली, ये भी हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो कुल्लू, मनाली, शिमला ये हिमाचल प्रदेश के हिस्से हैं। डलहौजी भी हिमाचल प्रदेश का याद रखोगे। मसूरी उत्तराखंड में, नैनीताल उत्तराखंड में, मंडी हिमाचल प्रदेश में, रानीखेत उत्तराखंड में, और दार्जिलिंग को विशेष तौर से याद रखोगे। यहाँ आपको आसाम मत कर देना, चाय वाले का हिसाब लगा करके आप गलती हो जाएगी। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का हिस्सा है। कुल मिलाकर इस लघु हिमालय का मौसम काफी सुहावना रहता है, इसलिए यहाँ पर
पर्यटक स्थल काफी अच्छी तरीके से पाए जाते हैं। ये वाली जानकारी हमको इधर से मिली। तो पर्यटक स्थल कंप्लीट हो गए, लघु हिमालय, ठीक है, ये चीजें अपन ने देखी। अब देखते हैं यहां के जो घास के मैदान हैं, लघु हिमालय के क्षेत्र के जो घास के मैदान हैं, उन घास के मैदानों को कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, मर्ग कहा जाता है। एग्जाम्पल आपको मिलेंगे गुलमर्ग, सोनमर्ग। घास के मैदानों को कश्मीर वाले हिस्से में क्या कहा जाता है, गुलमर्ग, सोनमर्ग, यानी मर्ग शब्द जोड़ करके उस जगह के नाम के साथ में जो घास के मैदान है उनका आगे नाम जोड़ दिया जाता है, तो मर्ग कहा जाता है। और उत्तराखंड वाले क्षेत्र में क्या कहा जाता है, बुग्याल या बयार कहा जाता है। उत्तराखंड वाले हिस्से में क्या कहा जाता है, बुग्याल या बयार कहा जाता है, इन्हीं घास के मैदानों को, ठीक है। तो ये यहाँ पर घास के मैदान, वनस्पति पाई जाती है। पेड़ जो है ना, किस वृक्ष कौन से पाए जाते हैं, चीड़, स्प्रूस, देवदार, ये वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। चीड़, स्प्रूस, देवदार मुलायम लकड़ी के वृक्ष है, मुलायम लकड़ी के वृक्ष है ना। अल्पाइन प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, चीड़, स्प्रूस। ये मैं आपको जब बाकी वनस्पति पढ़ाऊंगा ना तब इसको अच्छे से कराऊंगा, अभी अपने को इसी विशेषताओं को पढ़ना है, इसलिए अपन देख लेते हैं। चीड़, स्प्रूस, देवदार, ये वाले वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। कैसे हैं, मुलायम लकड़ी के वृक्ष है। कोणधारी वृक्ष भी इनको कहा जाता है, कोणधारी वृक्ष इन्हें कहा जाता है। काम इनका क्या है, लकड़ी आपका क्या नाम, फर्नीचर और कागज उद्योग में, फर्नीचर में कागज उद्योग में इनकी लकड़ियां काम में ली जाती है, क्योंकि मुलायम लकड़ी होती है। कोणधारी वृक्ष ये कहे जाते हैं। एग्जाम्पल वृक्षों के याद रखोगे कौन कौन से, चीड़, स्प्रूस, देवदार, ये वाले वृक्ष लघु हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये इसकी सामान्य जानकारियां हमें हुई। अब यहाँ पर कुछ दर्रे भी पाए जाते हैं, यहाँ पर दर्रे हैं, पर मैं दर्रों को यहाँ आपको इस वाले चैप्टर के साथ में नहीं पढ़ाऊंगा। हिमालय के दर्रों का एक अलग लेक्चर बनाऊंगा कि खूब सारे, उनको अपन स्टेट वाइज याद करेंगे तब सही रहेगा, क्योंकि हिमालय के दर्रों को इनके पार्ट से ना पूछ करके कौन से राज्य में स्थित है, कौन सी जगह पर स्थित है, किसको किससे मिलाता है, इस वाले सेक्शन से सवाल पूछे जाते हैं। तो इनके दर्रे भी होते हैं इस क्षेत्र में, उन दर्रों को अभी नहीं पढ़ाऊंगा। दर्रों के लिए अपना अलग लेक्चर पढ़ेंगे, उसमें अपने को हिमालय के सभी राज्यों के अलग अलग दर्रे सभी अपन एक साथ पढ़ेंगे। अभी यहाँ पर अपन दर्रों को इसमें शामिल करके नहीं पढ़ेंगे। ये वाली बात हुई लघु हिमालय, ठीक है। अब लघु हिमालय और महान हिमालय आपने पहले देखा कि वो महान भ्रंश रेखा के द्वारा अलग होता है। तो लघु हिमालय के नीचे कौन होगा, ये तो देखो ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, फिर यहाँ कौन, शिवालिक, तो ये तो है लघु हिमालय। यहाँ कौन, शिवालिक। इनको अलग करने वाली लाइन को क्या कहोगे, ऊपर वाले से अलग होने वाली लाइन हमको याद है, महान भ्रंश रेखा। अब शिवालिक से अलग होने वाली लाइन, लघु हिमालय, और इधर कौन सा आ जाएगा, शिवालिक हिमालय। लैंग्वेज आप बना लीजिए इसकी शिवालिक हिमालय। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करने वाली लाइन को क्या कहा जाता है, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। ये लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय को अलग करने वाली लाइन को मेन बाउंड्री फॉल्ट कहा जाता है। ये हमने जानकारी किसके बारे में पढ़ी, लघु हिमालय के बारे में अब तक पढ़ी। तो हिमालय के 4 वर्गीकरण में से 3 पार्ट को अपन पढ़ चुके हैं, 3 वर्गों को अपन पढ़ चुके हैं। अंतिम जो इसका हिस्सा है हिमालय का, वो हम देखते हैं शिवालिक हिमालय, ठीक है। लघु हिमालय कंप्लीट हुआ, चीजें आपको याद हुई, जलवायु यहाँ का स्वास्थ्यवर्धक है, ठीक है। तीसरा पार्ट है महान हिमालय के दक्षिण में है, उससे महान भ्रंश रेखा के द्वारा अलग होता है,
ठीक है, शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट से अलग होता है, और ये यहाँ की जलवायु स्वास्थ्यवर्धक है। यहाँ के पर्यटक स्थलों को आप याद रखोगे, और पर्यटक स्थल के सामने उसका राज्य कौन सा है, यहाँ से सवाल बनने के चांसेस हो जाते हैं, उन्हें याद करोगे। इसकी जो पर्वत श्रेणियां हैं, पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिका, मसूरी, महाभारत, उन्हें आप याद रखोगे। यहाँ जो घास के मैदान हैं उनको कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, और उत्तराखंड वाले इलाके में बुग्याल या बयार कहा जाता है। पेड़ यहाँ जो पाए जाते हैं, चीड़, स्प्रूस, देवदार, ये वाले वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। कोणधारी वृक्ष इनको कहा जाता है। कागज और फर्नीचर उद्योग में इसका उपयोग, इनके वृक्षों की लकड़ियों का उपयोग होता है। इसके बाद चौथा पार्ट देखते हैं, अंतिम पार्ट देखते हैं, वो है शिवालिक हिमालय। कौन सा है? शिवालिक हिमालय। इसका जो अन्य नाम है वो क्या है? उप हिमालय भी इसको बोलते हैं, उप हिमालय भी कहते हैं। इसका अन्य नाम क्या है? उप हिमालय भी कहते हैं। नवीन हिमालय भी इसको कहा जाता है, नवीन हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, भारत के मैदानी भागों से लगा हुआ हिमालय, भारत के मैदानी भागों से लगा हुआ हिमालय। क्यों? क्योंकि शुरुआत इधर से होती है ना भाई, यहां से मैदानों से जाओगे तो पहला हिस्सा कौन सा आया? नीचे नीचे कौन सा है? शिवालिक हिमालय। इसलिए इसको कहते हैं कि भारत के मैदानी भागों से लगा हुआ हिमालय। नवीन हिमालय इसको कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे बाद में सबसे छोटा है, नवीन है। उप हिमालय, इसको उप हिमालय भी कहते हैं, और मेन इसका नाम शिवालिक हिमालय तो है ही। ठीक है, हमें पता है कि लघु हिमालय से कौन सी लाइन से अलग होता है, अभी पिछली बार लिखा हमने, मेन बाउंड्री फॉल्ट्स। ठीक है, तो ये इसकी सामान्य जानकारी हुई। ऊंचाई इसकी कितनी है? ऊंचाई इसकी कितनी है? देखो, सबसे नीचे का हिस्से में ये आता है, सबसे नीचे का जो हिस्सा है उसमें अपन देखते हैं कि अपने को मिलता है शिवालिक हिमालय। इसकी ऊंचाई कितने सी होगी? आपको 1200 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई आपको मिलेगी। चौड़ाई में इसको 10 से लेकर के 50 किलोमीटर की चौड़ाई में ये चौड़ा है। ठीक है, इनको इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं याद करना, आपने अंदाजा रखना है कि भाई ये इतना है। ठीक है, इनका कभी सवाल नहीं पूछा जाएगा कि कौन कितना ऊंचा चौड़ा है। तो ये 10 से लेकर के 50 किलोमीटर के रूप में। इसके बाद एक चीज आपको याद करनी है, इसका विस्तार कहां से कहां तक? ये थोड़ा सा शिवालिक हिमालय खंडित रूप में मिलेगा आपको, शिवालिक हिमालय खंडित रूप में मिलेगा। खंडित रूप में मिलता है। कैसे खंडित रूप में कैसे मिलता है? देखो, ट्रांस हिमालय हमने पढ़ा, वो उत्तर की तरफ था, उधर मान हिमालय कंप्लीट आपको नॉर्थ ईस्ट तक जा रहा था, लघु हिमालय भी नॉर्थ ईस्ट तक जा रहा था। ये जो हिस्सा है, ये एक भाग इसका आकर कहां रुकता है? अपना सिक्किम जो है ना नक्शे के अंदर, वहां आकर के इसका हिस्सा लघु हिमालय में शामिल हो जाता है, और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में ये वापस उभर करके सामने आता है। ठीक है, यहां से इसमें देखिए, अब इसमें आपको ढंग से समझ में आएगा। यहां तक कोशी नदी होती है ना, यहां तक कोशी नदी तक, कोटवाल बेसिन से लेकर कोशी नदी तक शिवालिक अपने हिस्से के अंदर है। इसके बाद में लुप्त हो जाता है, मतलब यहां पर दिखाई नहीं देता, और फिर अरुणाचल प्रदेश में पुनः उद्भव इसका हो जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं खंडित रूप में। ठीक है, तो पहले कोटवाल बेसिन, ये कश्मीर से मिलेगा, कोटवाल बेसिन से कोशी नदी तक प्रथम विस्तार है इसको भी लिख लीजिए। शिवालिक हिमालय का कोटवाल बेसिन से लेकर के कोशी नदी तक, और कोशी नदी सिक्किम के इधर है नजदीक। ठीक है, तो ये यहां तक सिक्किम तक इसका पहला विस्तार है। बाद में, मतलब आगे बाद में क्या लिखोगे? आगे अरुणाचल प्रदेश में, आगे अरुणाचल प्रदेश में पुनः दिखाई देता है। अब ये बीच में कहां गया भाई? कोटवाल बेसिन से लेकर के कोसी नदी तक इसका पहला विस्तार, और बाद में अरुणाचल प्रदेश आने पर वापस इसका हिस्सा दिखाई देता है। इसका मतलब बीच में कहां गया?
मध्य भाग लघु हिमालय में सम्मिलित हो जाता है, लघु हिमालय में शामिल होता है। मतलब बीच का जो हिस्सा है ना, इस हिस्से में आपको सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश का जो बीच का गैप है, इसमें ये शिवालिक हिमालय की उपस्थिति नहीं है, इसमें ये लघु हिमालय के अंदर ही समाहित माना जाता है। और आपको इतना डीप पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, साधारण से तरीके से याद रखो, खंडित रूप में है। पहला भाग आपको कोटवाल बेसिन से लेकर के कोसी नदी तक मिलेगा और अगला हिस्सा बाद में ये अरुणाचल प्रदेश में वापस दिखाई देगा। बीच के हिस्से में हम मानेंगे कि ये लघु हिमालय में लुप्त हो जाता है, उसमें शामिल हो जाता है। ये वाली जानकारी हमें शिवालिक के रूप में याद रखनी है, ठीक है। अब देखो, इसको मिटा देता हूं। शिवालिक है, यहां से नदियां निकलती है, ऊपर से नदियां तो आ रही है ना महान हिमालय वाले हिस्से से। यहां जो नदियां आ रही है वो नदियां इधर कंकड़ पत्थरों को जमा करती जाती हैं, क्योंकि अब क्या आ गया, मैदान आ गए। इसके बाद उत्तर का विशाल मैदान शुरू हो जाएगा। तो जैसे पहाड़ों से नदी निकली और मैदानों में प्रवेश किया, तो पहाड़ों से नदी अपने साथ कुछ कंकड़ पत्थरों को लेकर के आती है। कुछ पत्थर छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, गोल हो जाते हैं, वो लुढ़कते लुढ़कते, तो उन पत्थरों को लेकर के आती है। और पहाड़ के जो पर्वत पदीय क्षेत्र होते हैं, जमीन से लगते हुए क्षेत्र जो होते हैं ना पहाड़ का, ये पहाड़ है मान लो, ठीक है। यहाँ वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है, ये जमीन से लगता हुआ हिस्सा है। इस हिस्से में क्या करती है नदियां, पत्थरों को जमा कर देती है। इस हिस्से को कहा जाता है भाबर, इस हिस्से को भाबर कहा जाता है। और ये भाबर कहां पाया जाता है, शिवालिक के चरणों में पाया जाता है। शिवालिक और जमीन के जो लगता हुआ हिस्सा है ना, वहां कंकड़ पत्थरों का एक क्षेत्र बनता है, जिससे नदियों का पानी उसके अंदर से बह करके आगे चला जाता है और कंकड़ पत्थर वहीं रह जाते हैं। उस हिस्से को कहा जाता है भाबर। और इस भागर के आगे का जो दक्षिणी हिस्सा होता है, दक्षिणी भाग जो होता है आगे का, उसे बोलते हैं तरल। ये चीजें मैं जब आपको उत्तर का विशाल मैदान पढ़ाऊंगा तब अच्छे से लिखवा दूंगा, अभी इसको इन शोन आप ऐसे याद रखिए। नदियां जब पहाड़ों से निकलती है तो वो निकल के जहां पर्वत को छोड़ करके मैदानों में प्रवेश करती है, ऊपर से जब गिरती है नदी, तो वो अपने साथ कुछ कंकड़ पत्थर लेकर के आती है, छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े लेकर के आती है। और वो पत्थरों के टुकड़े पहाड़ की तलहटी जो होती है ना, जहां जमीन से लगता है, उस हिस्से में पत्थरों को इकट्ठा कर देती है, तो पत्थर वहां पर जमा हो जाते हैं। उन पत्थरों के अंदर से पानी तो बहकर नदी का चला जाता है, किंतु वो पत्थर अब उसके साथ नहीं लुढ़के के वहीं पर कई सारे पत्थर जमा हो जाते हैं। उस इलाके को बोलते हैं भाबर। और उन पत्थरों के आगे जहां नदी मैदानों में चली जाती है, उनको अपन कहते हैं तराई भाग। इनकी परिभाषा और अच्छे से लैंग्वेज के रूप में मैं आपको उत्तर की विशाल मैदान पढ़ाऊंगा ना, वहां पर अपन इनको दिखाएंगे। अभी के लिए आप इसे थोड़ा सा इसी रूप में याद रखिए। इसके बाद में देखिए शिवालिक में शिवालिक के पश्चिमी भाग को दून कहा जाता है। शिवालिक के पश्चिमी भागों को दून कहा जाता है। जो घास के मैदान देखे थे ना अपने उस तरह से, पिछली बार हमने देखा कि गुलमर्ग, सोनमर्ग, जो बुग्याल, बयार वाले टाइप थे, उसी तरीके जो पश्चिमी भाग है शिवालिक के, उन पश्चिमी भागों को, ये मान लो शिवालिक है, ये भाग किधर का आएगा, पश्चिम का आएगा, ये भाग आएगा पूर्व का। तो पश्चिमी भागों को क्या कहा जाता है, दून कहा जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो देहरादून। और जो पूर्वी भाग है, उन पूर्वी भागों को द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पूर्वी भागों को क्या कहा जाता है, द्वार कहा जाता है। ये शिवालिक में थोड़ा अपने को याद रखना है, नॉर्मल सी जानकारी ये हुई। फिर वही बात आगे चलते हैं। अब हम करेंगे कि शिवालिक उत्तर के विशाल मैदान से कौन सी लाइन के द्वारा अलग होता है। देखो चारों भाग जो है वो जो बाउंड्री लाइन होती है जहां से अलग होते हैं, उनके नाम दिए गए हैं, तो हमें यहाँ पर इन नामों को भी याद रखना है। शिवालिक का हिस्सा उत्तर के विशाल मैदान से किस लाइन से, जमीन से उसमें हिस्सा, अब कोई लाइन ऐसा नहीं कि लाइन खींची गई है, नाम दिया गया और हमको याद रखना पड़ता है। शिवालिक, अब यहाँ पर उत्तर का विशाल मैदान आ जाएगा नीचे, उत्तर का विशाल मैदान, इनके बीच की जो लाइन है इसको किस नाम से जाना जाता है, हिमालयन फ्रंट लाइन।
क्या बोलेंगे इसको, हिमालयन फ्रंट लाइन। ये लाइन शिवालिक हिमालय और उत्तर के विशाल मैदान को अलग करती है, हिमालयन फ्रंट लाइन। तो चारों भागों के आपको वो लाइनें भी याद हो जानी चाहिए। वापस मैं उन लाइनों को एक बार लिख देता हूं आपके लिए। ये चारों भाग खत्म हो चुके हैं। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और चौथा है शिवालिक हिमालय। इसके बीच जो लाइन खींची जाएगी उसका नाम होगा सचर जोन, दिखाया आपको मैंने, या फिर हिंज लाइन। ठीक है, इनके बीच जो लाइन होगी किसके, महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच लाइन, उसको बोलेंगे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, महान भ्रंश रेखा। इसके बीच लघु हिमालय और शिवालिक के बीच जो होगी उसको बोलेंगे मेन बाउंड्री फॉल्ट। और ये इधर क्या हो जाएगा, उत्तर का विशाल मैदान। इनके बीच उसको क्या कहेंगे, हिमालयन फ्रंट लाइन। क्या बोलेंगे, हिमालयन फ्रंट लाइन इसे अपन कहेंगे। तो ये हमने देखा शिवालिक। एक और जानकारी छोटी सी रह गई, आपको याद रखनी है, काठमांडू घाटी। काठमांडू घाटी जो है वो किधर है, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में, मतलब लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में। पिछली बार हमने क्या देखा, कश्मीर घाटी, कुल्लू मनाली घाटी, लाहौल स्पीति घाटी। वो घाटियां कहां थी, महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में। अब ये जो काठमांडू घाटी है ये कहां है, शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में। ऊपर तो कौन सा रहेगा, लघु हिमालय, और यहां पर कौन सा, शिवालिक। इनके बीच जो घाटी है उसे क्या कहेंगे अपन, काठमांडू घाटी। और किधर है, काठमांडू के नाम से आपको नेपाल आराम से याद रहेगा। तो काठमांडू घाटी किनके बीच, शिवालिक और लघु हिमालय के बीच है। इस तरह से हमने इसके चारों पार्ट्स को पढ़ा। हिमालय के 4 वर्गीकरण हमने इस तरह से कंप्लीट किए। अब इसमें दर्रे बचेंगे, जो हिमालय के दर्रे होंगे उनको मैं इनके साथ ना पढ़ा करके उनको अलग चैप्टर के रूप में पढ़ाऊंगा। मतलब हिमालय के प्रमुख दर्रे के नाम से एक अलग लेक्चर हम पढ़ लेंगे, ताकि हमको याद रखने में आसानी होगी। सवाल ही वैसे ही पूछे जाते हैं, कौन सा दर्रा कौन से राज्य का है और किससे जोड़ता है। वो जानकारियां बाकी जो भी बचा है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब अगला जो विस्तार होगा वो हम प्रादेशिक विस्तार पढ़ेंगे कि किन किन प्रदेशों में किस तरह से, क्षेत्रीय रूप से किस तरह से इसका विस्तार है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इनको पढ़ते रहिए और बार बार रिवीजन करते रहिए। अच्छी तरीके से पढ़ेंगे एक चीज को लिख लिख करके, और रोजाना आप हर 24 घंटे में के अंदर आपको नई चीज को रिपीट मारना आवश्यक है। इसे याद रख लीजिए और बार बार रिवीजन कीजिए, याद होता जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद।